हेलो बच्चों, फर्स्ट क्लास सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन सब अच्छा चल रहा होगा। और ये जो प्लेलिस्ट कंप्यूटर के PYQs का हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप इन्हें फुली एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2017 कंप्यूटर PYQs। ठीक है, तो 2070s में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। सो लेट्स बिगिन द गेम, स्टार्ट करें। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर। आपका 147 को आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में बनाना है 12 बिट में। ठीक है, तो सबसे पहले 147 का बाइनरी निकाल लेते हैं 12 बिट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 147 का आप निकाल रहे हो तो 2 का पावर कितना आएगा? 6 7 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आपका कितना होता है? 128। 2 का पावर 7 आपका 128 आ गया। अब 147 में से अगर आप 128 को माइनस करोगे तो दिस इज व्हाट? अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2, दिस इज 9 एंड दिस इज 19। 19 और 19 का बाइनरी निकालेंगे तो 19 इज अप्रोक्स 16 ना। तो 1 2 3 4 दिस इज 16 और 3 बच गया नहीं 1। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 147 का बाइनरी। अब आपको क्या निकालना है इसका? वंश कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। तो फ्लिप द बाइनरी डिजिट 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 एंड देन एड फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कहाँ कितना आएगा? 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। दिस इज योर फाइनल। ठीक है, तो 4 टाइम 1 0 1 1 0 1 1 0। दिस इज, इसका करेक्ट आंसर आपके लिए कितना आएगा? सी। सिंपल है, अभी तक कॉम्प्लीमेंट तो आपको अच्छे से आई गए होंगे। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूट स्टेप लोडर। देखिए क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते ही सबसे पहला जो फाइल लोड होता है उस फाइल का नाम होता है बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, जो कहाँ पे स्टोर होते हैं? जो आपके रोम में स्टोर होता है। रोम में भी कहाँ? रोम के अंदर एज ए फर्मवेयर आप कह सकते हो इंस्टॉल होता है। और यहाँ से ये सबसे पहले किसको कॉल करेगा? आपके बायोस को कॉल करेगा। और बायोस क्या करेगा? आपके डेस्कटॉप को रेडी करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा कॉल होगा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो कॉल होता है वो बूट स्टेप लोडर होता है। बूट स्टेप लोडर सबसे पहले किसको कॉल करता है? बायोस को कॉल करता है। और बायोस जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? यू प्रिपेयर योर डेस्कटॉप। सिंपल। तो आपसे यही पूछा है कि बूट स्टेप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम में है, बिल्कुल है, तो किसको कॉल करेगा? तो ऑब्वियस आपके बायोस को कॉल करेगा। बायोस मींस यू नो दैट वेरी वेल ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, कंसिडर द इक्वेशन दिस इन सम बेसिस। ओके, अब आपको एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन आपको दिया गया है 40 बेस x इज इक्वल टू 132 बेस y। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यूज निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? दोनों को डेसिमल में बना लेते हैं। इसको डेसिमल में बनाओगे तो कितना आएगा? 4x। और इसको बनाओगे तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 2। और नॉर्मली आप इसे क्या कह सकते हो? 4x माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 3y। ठीक है, तो ये एक सिंपल आपने एक इक्वेशन बना दिया। अब इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू क्या होगा? यूज ऑप्शन से। ठीक है, यूज ऑप्शन से। तो सबसे पहले मैं ए की अगर बात करता हूँ, ए में 8 और 12 मुझे दे रखा है। तो देखो फिर सिंपल सा क्या है, यहाँ अगर मैं 8 रखता भी हूँ, जस्ट कॉमन सेंस है, अगर मैं 8 यहाँ रखता भी हूँ तो यहाँ 12 का स्क्वायर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई कभी एक्स से छोटा हो ही नहीं सकता। क्या वाई कभी एक्स से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद अगर आप लेते हो 12 के साथ 8, तो 12 के साथ 8 अगर आप लोगे तो 12 चौक 48 और माइनस का 2 और इधर सॉल्व करोगे तो 64। तो 64 प्लस ये भी बहुत ज्यादा हो गया, तो दिस इज नॉट अलाउड है। ठीक है, द थर्ड वन आपको दिया है 612। तो 612 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये तो श्योर है वाई एक्स से बड़ा होगा। और डी आपको दिया गया है 1216। तो 1216 को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 12 का स्क्वायर 144 और 144 माइनस 2 142। और ये सॉल्व करोगे तो 36 और प्लस
ये आएगा ना 36 आएगा, और 36 के साथ में 36 ये भी नहीं आएगा। तो देखा जाए तो ये जो निम्न से 2017 का प्रॉब्लम आया था, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। अब करेक्ट निकालना है तो आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये 12 वाला, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 12 है ना, तो 12 चौका 48 है ना, ये कितना आएगा 48, और माइनस का 2 यानी 42, तो 42 नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। रफली अगर मैं इसे चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x का वैल्यू 14 रख दिया, जस्ट आई एम ट्राइंग ना, 56 माइनस का 2 कितना आएगा 54, और यहाँ अगर मैं 6 रखता हूँ, x की जगह पे 6 रखता हूँ, सॉरी y की जगह पे अगर मैं 6 रखता हूँ, तो ये मुझे कितना मिलेगा 36 प्लस का 18, तो 8 से 14, 3 4 5 54, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ इन ऑप्शंस में कोई भी सही नहीं है। अगर सच में कोई ऑप्शन सही होता, मे बी द मिस प्रिंटिंग इन द क्वेश्चन इज देयर, ये ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पे 12 की जगह 14 होता, तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या बताएंगे कि x की जगह 14 आएगा और y की जगह 6 आएगा। ठीक है, मे बी द ऑप्शन इज बेसिकली बाय मिस्टेक रॉन्गली प्रिंटेड इन द एग्जाम, तो 12 बिकम्स 14 है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 14 एंड 6। यू कैन चेक इट, बहुत सिंपल है। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद सारे ऑप्शंस को रख के देखो, अगर ओरिजिनल सही होगा तो एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये सही नहीं था बट फिर भी ये इसका एग्जैक्ट आंसर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, the next one is the smallest integer that can be represented 8 by 2's complement। ओके, तो 2's complement में अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो रेंज क्या होते हैं, -2n-1 से +2n-1 दिस इज अ डायरेक्ट रेंज। उम्मीद करता हूँ 2's complement, 1's complement और साइन मैग्नीट्यूड तीनों से जो नंबर बनते हैं उनका रेंज आपने याद रख रखा होगा। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी 8 बिट, 8 बिट चाहिए, तो आपको n की जगह 8 रखना है। तो जैसे आप 8 रखोगे -2⁻7 and this is 2⁻7 -1, तो which becomes -128 ना, से प्लस का 127, यही आएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटे इंटीजर की बात किया है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इज व्हाट 128, दिस इज सबसे छोटा नंबर एंड दिस इज द मैक्स और द लास्ट नंबर। तो 8 बिट में अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट में कोई भी नंबर लिखोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा -128, और सबसे बड़ा क्या आएगा +127। ठीक है, तो -127, 128 is your correct answer, तो B is okay। The next one, which of the following is a functionally complete set of gates। देखो functionally complete का मतलब क्या है, देखो किसी भी गेट को अगर आप फंक्शनली कंप्लीट बोल रहे हो, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि वो जो भी गेट है वो अकेला सफिशिएंट है बाकी सारे गेट को निकालने के लिए या बाकी सारे सर्किट्स को बनाने के लिए। और ऐसा कौन सा गेट होता है, तो वी नो दैट ऐसा जो गेट होता है वो आपका कौन सा गेट होता है, ऑब्वियस है यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट में क्या आता है, आपका नैंड आता है और आपका नॉर आता है। तो अगर आपको अगर आपको फंक्शनली कंप्लीट गेट का बात किया है तो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल गेट होगा, आइदर नैंड और नॉर, बोथ आर द फंक्शनली करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज नैंड। ये आपका है, ये नहीं है, तो इसका मतलब एक होगा पर दो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। The next one, the number of binary functions that can be defined using n boolean। देखिए ये आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है यार, मतलब कमाल है ना, एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदल के, थोड़ा बहुत ऑप्शंस बदल के, पर रिपीटेड है। तो अगर आप n बूलियन वेरिएबल्स को लेके अगर आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाते हो तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर 2⁻², दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, इसका मतलब दिस इज नॉट वैलिड, नन ऑफ द करेक्ट इज, तो आंसर इज डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। प्लीज याद रखना इसको, इसमें क्वेश्चंस आपके अलग अलग पूछे गए हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। इसमें एन अगर आपको दे दिया कि मैं मान लीजिए इतने बिट में ले रहा हूँ, मान लीजिए आपको बोल देगा कि भैया हम तो 3 बिट में काम कर रहे हैं, तो 3 बिट में कितने बनाओगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3 एंड गेट योर आंसर। आसान है, सच में बहुत आसान है, बट इस रिजल्ट को आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रिक रूल इज करेक्ट। तो देखो सबसे पहले आपको दिया है a डॉट a बार, a डॉट a बार क्या होता है, तो ऑब्वियस है दिस इज 0, तो इसका मतलब 1 दे रखा है तो गलत हो गया। a प्लस ए बी को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी बिकम्स 1, तो ये आपका a आना चाहिए, ये भी आपको गलत दे रखा है। a प्लस
ए बार बी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्लाई द ऑगमेंटेशन रूल, ए बार गायब हो जाएगा तो ये बचेगा ए प्लस बी, ये बिल्कुल सही दे रखे हैं। और एक आपको दिया है ए के साथ में ए प्लस बी, तो एक के साथ अगर ए प्लस बी को सॉल्व करोगे ए इंटू ए आ जाएगा, और ये आपके पास में ए इंटू बी आएगा, और यहाँ से अगर आप ए कॉमन ले लेते हो तो ए ही आएगा। तो दिस इज फर्स्ट, मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस बिकम्स डी। तो डी आपके पास क्या आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ सारा, है ना, ताकि आपको सारा समझ आए। तो ये भी आपको गलत दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है कि ए डॉट ए बार 0 होता है, क्या दे रखा है 1, गलत बात। ए प्लस ए बी ए होता है, क्या दे रखा है ए प्लस बी, गलत बात। ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट रूल, आर्गुमेंटेशन रूल, इफ यू मेमोराइज दैट। और ए प्लस ए बी को सॉल्व करोगे तो ए आएगा, बी नहीं आएगा। तो सही कौन सा है, तो सही है हमारा सी, है ना। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। Next one, the representation of a floating point binary number this in 8-bit fraction and 6-bit exponential form. Okay, देखो क्या बोला है आपको, आपको बोला है कि आपको लिखना है IEEE स्टैंडर्ड फॉर्म, बट उसमें इन्होंने साफ साफ बोला है, देखो IEEE स्टैंडर्ड जब भी आप लिखोगे तो यू नो दैट ना कि आपका जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का लिखने का तरीका होता है, पहले आपके पास साइन बिट आएगा, ठीक है, फिर आपके पास में मैंटीसा आएगा, और फिर आपके पास में एक्सपोनेंट है ना। IEEE 754, देखो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन, ठीक है, एंड डबल प्रिसीजन, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, अगर आपने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गो टू द कंप्यूटर प्लेलिस्ट, उसमें सारा का सारा डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है कि सिंगल प्रिसीजन अगर आप 754 की बात करते हो तो साइन बिट कितना होगा, एक्सपोनेंट बिट कितना होगा, मैंटिसा कितना होगा, और कैसे उसे लिखते हैं। प्लीज़ अगर नहीं आता है तो गो थ्रू दैट वीडियोस। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो हमें क्या बोला है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर दिस, तो नंबर पॉजिटिव है तो 100% यहाँ पे हमारे पास में नंबर पॉजिटिव है तो 0 आएगा, और नेगेटिव होता तो 1 आता। तो ये फिक्स है, साइन बिट तो एक का ही होता है, एक बिट का ही होता है, तो ये एक बिट आपका नंबर है। फॉर एग्जांपल ये एक बिट है, होता ही है ऐसे उसमें। मैंटीसा को अगर आप लिखते हो तो आपको बोला गया है एक्सपोनेंट 6 बिट का एक्सपोनेंट है, तो ये आपको दिया गया है 6 बिट में, और ये आपको दिया गया मैंटीसा आपको दिया गया 8 बिट में। यू कैन कॉल इट द मैंटीसा और समटाइम इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन पार्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे चाहो तो फ्रैक्शन पार्ट कह सकते हो। ओके, अब आपको दिया क्या है, आपको एक नंबर दिया गया है, नंबर आपको दिया गया है, प्लस दिया गया है तो मैंने फिल कर दिया, तो 1001.11। अब इसको अगर आप फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मेमोराइज इट, याद है, इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है, इस नंबर को अगर मैं लिखूंगा तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2⁻0। ऑब्वियस सी बात है, अरे मुझे मेरा एक्सपोनेंट पार्ट और मुझे मेरा मैंटीसा पार्ट दोनों देखना है, तो यहीं से तो दिखेगा आपका एक्सपोनेंट पार्ट। तो दिस इज 2⁻0। अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा आपको 0 पॉइंट लिखना है, उम्मीद करता हूँ आता होगा ना, 0 पॉइंट लिखना है, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 1001 एंड देन 11 एंड इनटू, अब आपने कितने बिट को शिफ्ट किया, 4 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 2⁻4, ठीक है। ये लो जी, बन गया हमारा काम। इसका मतलब अब आप इसे जब लिखोगे तो लिखने का आपका तरीका जो रहेगा वो क्या रहेगा कि ये वाला पार्ट आपका कहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट आपका मैंटीसा के पास चला जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका एक्सपोनेंट के पास चला जाएगा। तो मैंटीसा को अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा 0 1 0 0 1 1 1, कितने बिट का हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये पॉइंट्स वाला नंबर है तो पॉइंट्स में आपको पता है यहाँ 0 लगा सकते हैं, अगर कम है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। और अगर आप एक्सपोनेंट लोगे तो एक्सपोनेंट कितना है 4, क्योंकि 8 बिट का था, 8 में लिख दिया, ये 4 है, 4 का क्या होता है 100, लेकिन लिखना है 6 बिट में, तो 000। तो इसका मतलब जब आप इसको लिखोगे तो 000 100 इज है। लो जी, इसमें तो आप सिर्फ एक्सपोनेंट ही निकाल लो यार, उसी में मजे हैं आपके। आप तो यहाँ से सीधा पता कर लोगे ना कि 4 बिट में शिफ्ट मारा है, और 4 का बाइनरी 000 100 होता है, सफिशिएंट है, ये लोगे। और ये आपका फ्रैक्शन या फिर मैंटीसा पार्ट 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो अच्छा पार्ट है, टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चंस बने हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, लैंग्वेज बदल के, डेटा बदल के, बट 100% क्वेश्चन आते हैं। प्लीज 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 रट्टा नहीं मारना, फॉर्मेलिटी नहीं करना, जुगाड़ नहीं करना, समझना है।
तो इस टॉपिक में अगर डाउट है तो प्लीज गो थ्रू द कंप्यूटर प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो, ताकि आप उसे अच्छे से कर पाओ, है ना। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज रिडंडेंट इन द एक्सप्रेशन। तो अब आपसे पूछा है, सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ए बी प्लस ए बार सी और प्लस का बी सी। अब आपसे पूछा है इसमें से कौन सा टर्म क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रिडंडेंट का मतलब आपको पता होगा। बुलियन अलजेब्रा में या इवन के मैप के अंदर, क्या मैप में अगर आप ग्रुपिंग करते हो या फिलिंग करते हो तो वहाँ का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ग्रुप बनाओ, मैक्सिमम ग्रुप बनाओ, और मैक्सिमम ग्रुप बनाने के बाद में अगर कोई भी आपको रिडंडेंट दिखता है तो उसे हटाओ। रिडंडेंट का मतलब रिपीटेशन, मतलब जिसका आना जरूरी नहीं है, मतलब जिसका आना जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तो आपकी बुलियन अलजेब्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा वाला टर्म है, आप बी सी, ए बार सी और ए बी, या तीनों के तीनों जरूरी है। तो देखिए, इफ यू आर द सिंपल और द बिगिनर बच्चे, अगर आप बिल्कुल स्टार्टर टाइप के बच्चे हो तो 100% आपको लगेगा नहीं से सबका होना जरूरी है और आप इस ऑप्शन की तरफ अप्रोच कर दोगे। बट यू आर द स्मार्टर वन जस्ट लाइक मी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि ये निमसेट का प्रॉब्लम है और वो बेवकूफ नहीं है, कितना सिली प्रॉब्लम आपको बना के देंगे। तो ट्राई टू फाइंडिंग द रिडंडेंट टर्म। कैसे, तो लेट्स बिगिन देंगे। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ ए आ रहा तो यहाँ पे भी बना लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस का ए बार सी प्लस ये बी सी है, इसको एज इट इज रहने दो, मैं यहाँ पे ए प्लस ए बार लिख देता हूँ, बिकॉज हमें पता है ए प्लस ए बार इज 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। सॉल्व है, तो ए बी प्लस ए बार सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बार बी सी हो गया। चलो, अब यहां से इन दोनों में से अगर मैं ए बी कॉमन लूंगा तो ए बी के साथ में ये 1 प्लस सी बचेगा, और प्लस इन दोनों से अगर मैं सी कॉमन लूंगा तो ए बार के साथ में ए बार सी, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, सॉरी। तो यहां से अगर आप ए बार सी कॉमन लोगे तो 1 प्लस सी बचेगा। तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, यू नो दैट वेरी वेल, और 1 प्लस एनीथिंग इज 1, यू नो दैट वेरी वेल। तो क्या बचा आपके पास में, ए बी प्लस ए बार सी। बोले तो कि आपके लिए ए बी और ए बार सी का होना जरूरी है। ये ना भी आए तो चलेगा, ये ना भी आए तो चलेगा, तो फंस गए ना। अगर आप सिंपल थॉट के साथ देखो, ये सब ये पेपर्स लिमसेट के जितने भी होते हैं बहुत ही लॉजिकल होते हैं, तो आप क्वेश्चंस को देखे अंडर एस्टिमेट मत कर देना। बोले तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना, अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना और देखना कहीं झोल झाल तो नहीं है। झोल झाल है तो थोड़ा भेजा लगा के देख लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में अच्छे ट्रिक्स के साथ आपको करना था, एंड दिस इज योर रिडंडेंट टर्म, तो इज योर आंसर था ना। प्लीज फोकस ना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज let the memory access time is there. This is basically the problem of the कैसे परफॉर्मेंस, है ना। ये कैसे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम। तो सिंपल सा फॉर्मूला, उम्मीद करता हूँ आपने कैसे के मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ द कंप्यूटर, पूरा कैसे का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर रखा है विद रिजल्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हिट के साथ में आपको टाइम निकालना है कैसे का, और टाइम निकालना है आपके मेमोरी, मैन मेमोरी का। अगर मिस हुआ तो अगर मिस हो जाता है, अगर यही मिस हो जाता है तो आपके पास में कैसे का टाइम आएगा और 2 टाइम आपको मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। पूरा समझा रखा है, ये पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखे हैं। इफ यू नॉट अवेयर अबाउट दैट प्लीज वॉच इट। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन था ये 2017 में ये गलत प्रिंटेड था, ये सही नहीं था, क्योंकि वहां पे उन्होंने इस डेटा को गायब कर, है ना, गायब कर रखा था। तो इन द ओरिजिनल एग्जाम दिस प्रॉब्लम इज मिसप्रिंटेड। ओके, मैंने इसे करेक्ट कर दिया है एग्जैक्टली जो होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम। ये एक रिपीटेड प्रॉब्लम है जो आपके 2017 एज वेल एज 2018 में भी आया हुआ है। तो 2018 के आप पेपर देखोगे वहां पे भी आपको पेपर दिखेगा, और वहां उन्होंने करेक्ट करके डाला था, बट 17 में दिस इज द मिसप्रिंटेड प्रॉब्लम, मैंने करेक्ट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, तो अब हमें यहाँ है क्या क्या कंटेंट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी एक्सेस टाइम हमें दिया गया है TM। तो मेमोरी एक्सेस टाइम हमें दिया गया है 10 मिली सेकेंड,
और कैशे का एक्सेस टाइम हमें दिया गया है 10 माइक्रोसेकंड। तो कैशे का जो एक्सेस टाइम दिया गया है वो आपको दिया गया है 10 माइक्रोसेकंड, और माइक्रोसेकंड को भी हम मिली बना लेते हैं। मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। इसका मतलब मैं इसे 10 का पावर -3 मिली सेकेंड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.001 मिली सेकेंड। दैट इज योर कंटेंट है। टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये भी आपका मिली सेकेंड हो गया, ये भी मिली सेकेंड हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या दिया गया है आपको, कैशे हिट रेशियो। तो आपको हिट का वैल्यू जो दिया गया है, हिट आपको दिया है 15% यानी 0.15। तो मिस कितना हो जाएगा वो आपको खुद ही निकाल लेना। चलो कर दें। तो हिट आपको दिया गया 0.15 मल्टीप्लाई बाय कैशे का टाइम आपको दिया गया है 0.001, और मैन मेमोरी का आपको दिया गया है 10, और 1 माइनस दिस इज 0.85 मल्टीप्लाई बाय दिस कैशे का 0.001, और मैन मेमोरी को सॉल्व करोगे तो 2 टाइम ऑफ। ठीक है, यू कैन completely solve the equation and your final results become 1.85। और यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑब्वियस हमने मिली सेकेंड ही रखा है, तो योर रिजल्ट इज मिली सेकेंड। तो आपका इफेक्टिव मेमोरी का एक्सेस टाइम जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 1.85 मिली सेकेंड। यू कैन कंप्लीटली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, आना चाहिए, आपके रिपीटेटिवली बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज एंजॉय द सेशन। If you have any doubt, please comment us. Thank you.